पिंकी के भाई के साथ क्या हुआ था, एक बार ज़रूर ये कहानी आप लोग सुने ध्यान से। मेरे सिगरेट छोड़ देने से सभी हैरान थे, जिस पर डांट फटकार और समझाने बुझाने का भी कोई असर नहीं हुआ। वह अचानक कैसे सुधर गया। जब मेरे दोस्त इसकी वजह पूछते तो मैं बड़ी भोली सूरत बनाकर कहता, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है, इसीलिए छोड़ दी। तुम लोग भी मेरी बात मानो और बाज आ जाओ इस गंदी आदत से। मुझे पता है मेरे फ्रेंड मुझ पर हंसते होंगे और यही कहते होंगे, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, बड़ा आया हमें उपदेश देने वाला। मेरे मम्मी डैडी मेरे इस फैसले से बहुत खुश थे, लेकिन आपस में वे भी यही कहते होंगे कि इस गधे को यह अकल पहले क्यों नहीं आई। अब मैं उनसे क्या कहूँ, यह अकल मुझे ज़िंदगी भर न आती अगर उस रोज़ मेरे साथ वह हादसा ना हुआ होता। कॉलेज में कदम रखते ही मुझे सिगरेट की लत पड़ी गई थी। जब मौका मिलता हम यार दोस्त पांडे जी की दुकान पर खड़े होकर खूब सिगरेट फूंकते और फिर हमारे शहर में सिगरेट पीना मर्दानगी की निशानी समझी जाती थी। कॉलेज के जो लड़के सिगरेट पीकर खांसने लगते हम उनका मजाक उड़ाते। हाँ, लेकिन घर लौटने से पहले मैं पिपरमिंट की गोलियां चूस लेता ताकि किसी को तंबाकू की बूंद ना आए। वजह यह नहीं थी कि मैं घर में किसी से डरता था, वजह सिर्फ यही थी कि घर के लोग किसी भी बात पर लेक्चर देना शुरू कर देते हैं, जिससे मुझे बड़ी चिढ़ होती थी। मेरी बड़ी बहन पिंकी की नाक बड़ी तेज़ थी। हमारे किचन में अगर कुछ जल रहा हो तो गली में दाखिल होते ही पिंकी दीदी को उसकी बदबू आ जाती। एक दिन मैं घर पहुंचा तो दरवाज़ा उसी ने खोला। ने बिल्ली की तरह नाक सिकोड़ कर बोली, सिगरेट की बदबू कहाँ से आ रही है? तुमने पी है क्या? मैं पहले तो सहम गया, लेकिन फिर गुस्से से बोला, आप क्यों हर समय मेरे पीछे पड़ी रहती है? हमारा चौकीदार दिन भर बीड़ी फूंकता है, जब हवा चलती है तो उसका धुआं यहाँ तक आ जाता है। यकीन न आए तो बाहर जाकर देख लीजिए, वह इस वक्त ज़रूर बीड़ी पी रहा होगा। मुझे लगता गलत साबित करने के लिए पिंकी दीदी फौरन पूना में चली गई। संयोग से चौकीदार उस समय बाइक बीड़ी पी रहा था। मुझे शक भरी नज़रों से देखती हुई वे उस समय तो वहाँ से चली गई, लेकिन उस दिन के बाद मैंने नोट किया कि वे मुझ पर नज़र रखने लगी थी। मैं जब बाहर से लौटकर अपने कमरे में आता तब यह बात फौरन समझ में आ जाती कि मेरे कमरे की तलाशी ली गई है। अलमारी और मेज की दराजे जब टटोले हैं, मुझे यकीन हो गया कि पिंकी दीदी ज़रूर कोई सुराग ढूंढ रही होगी ताकि मुझ पर हमला किया जा सके। पर मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। अपने कमरे में सिगरेट और माचिस की डब्बियां मैं भूल से भी नहीं रखता था। एक दिन मुझसे गलती हो गई। मैं मोहल्ले के लड़कों के साथ नुक्कड़ पर खड़े होकर गपशप कर रहा था। एक दोस्त ने सिगरेट सुलगाई तो मैंने उसके हाथ से लेकर एक कस लगा लिया। उसी समय पिंकी दीदी सब्जी लेकर घर लौट रही थी। उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। वे तीर की तरह घर की तरफ भागी और मैंने घबराहट में सिगरेट का एक और ऐसा दमदार कस लगाया कि मुझे चक्कर आने लगे। दोस्तों के सामने मैंने सेखी बिगाड़ी कि मैंने किसी से नहीं डरता, सिगरेट पीता हूँ तो क्या हुआ, कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला। मेरे दोस्त ने मेरी पीठ ठोक कर मुझे शाबाशी दी। मेरी हिम्मत बाइक काबिल तारीफ थी। मैंने खुश होकर सबको एक इम्पोर्टेंट सिगरेट पिला दी। फिर मैं घर जाने के लिए मुड़ा, लेकिन कुछ सोच कर रुक गया।
घर पहुंचते ही कैसा हंगामा होगा इसका अंदाज़ा था मुझे। यही सब सोचकर दिन भर घर लौटने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। पूरा दिन अपनी साइकिल पर सवार शहर के चक्कर काटता रहा। सोचा कि चलो लगे हाथ फिल्म देख डालें, लेकिन जब जेब में हाथ डाला तो पता चला कि टिकट के पैसे नहीं हैं। दोस्तों को इम्पोर्टेंट सिगरेट जो पिला दी थी। शाम को अंधेरा होने के बाद मैं डरते डरते घर में दाखिल हुआ। मम्मी और डैडी बड़े कमरे में बैठे थे। उनके गंभीर चेहरों से साफ जाहिर था कि उनको पिंकी दीदी से पता चल गया था कि मैं सिगरेट पीता हूँ। मेरी राह देख रहे थे। मम्मी के पीछे पिंकी दीदी खड़ी थी और उनके होठों पर चिपकी हुई जहरीली मुस्कान नुकीले कांटे की तरह चुभ रही थी। मैं समझ रहा था कि डैडी अभी उठकर मेरे पास आए और 2-4 भारी भरकम थप्पड़ रसीद करेंगे मुझे, लेकिन उन्होंने शांत आवाज़ में मुझे अपने पास बुलाकर बैठाया। हमारे परिवार में कोई किसका भी नशा नहीं करता था, न सिगरेट, न शराब और न ही तंबाकू वाला पान। फिर मुझे यह लत कैसे लगी, इस बात का बड़ा अफसोस था। उन्होंने काफ़ी देर तक वे मुझे सिगरेट के नुकसान समझाते रहे, यह कहकर डराया भी कि एक सिगरेट पीने से इंसान की उम्र 15 दिन कम हो जाती है। मैं बड़ी विनम्रता से सिर झुकाए उनकी बातें सुनता रहा। मन ही मन यह भी सोचता रहा कि पिंकी दीदी से बदला कैसे लिया जाए। जब अदालत का समय समाप्त हुआ तब मैंने डैडी को वचन दिया कि आज के बाद मैं सिगरेट छूऊंगा तक नहीं। डैडी ने खुश होकर मेरी पीठ थपथपाई और 500 रुपये का नोट मेरे हाथ में थमा कर कहा, इसके फल खरीद कर ले आओ और रोज़ खाया करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। पिंकी दीदी ने मिर्च लगाई। डैडी आप देख लेना, 500 रुपये यह धुएं में उड़ा देगा। अब मैंने अपने आप को वचन दिया कि पिंकी दीदी को सबक सिखा के रहूँगा, लेकिन वे इतनी चालाक थी कि हर बार बच कर निकल जाती। मुश्किल से 3 दिन में ने अपने वादे पर अमल किया। मेरे दोस्त सिगरेट फूंकते तो उसकी खुशबू सूंघ कर ही मैं इम्तिनान कर लेता, लेकिन फिर मुझसे सब्र न हुआ और चौथे दिन पूरे डब्बी खरीद कर फूंक डाली। सिगरेट पीने वाले जानते हैं कि जब तलब लगती है तब इंसान बेचैनी से कैसे फड़फड़ाता है। कॉलेज की छुट्टियां शुरू हो गई। गर्मियों के दिन में थे और लू चलती थी, इसीलिए बाहर जाने का मन नहीं करता था। एक दिन दोपहर में जब सब सो रहे थे, मौका देखकर मैं चुपचाप बाथरूम में गया। अंदर से कुंडी लगाई और सिगरेट सुलगा ली। बड़े आराम से कमोड पर बैठकर सिगरेट पीता रहा और सोच वाह क्या जगह ढूंढ निकाली है मैंने। लेकिन जब बाथरूम से निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो दिल धक से रह गया। किसी ने बाहर से कुंडी लगा दी थी। हमारे बाथरूम का एक दरवाज़ा आंगन की तरफ खुलता था और मैंने वह खोलना चाहा, लेकिन उसकी भी बाहर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाज़ा खटखटाकर मैंने ज़ोर से पुकारा तो बाहर से पिंकी दीदी की आवाज़ आई, बदतमीज तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी यह हिम्मत कि घर में भी सिगरेट पीना शुरू कर दिया, अब डैडी ही आकर खोलेंगे यह दरवाज़ा। मैंने बहुत मित्र की माफ़ी मांगी, कसमें भी खाई, लेकिन दीदी का दिल नहीं पसीजा। मदद के लिए मैंने मम्मी को पुकारा, लेकिन उन्हें भी मुझ पर तरस नहीं आया। चीख कर बोली, तेरी यही सज़ा है। शाम को डैडी ने घर लौटकर जब दरवाज़ा खोला तब तक मैं बाथरूम की गर्मी से निढल हो चुका था। 30 पर डैडी ने आप देखा न ताब गिन कर पूरे 4 थप्पड़ मेरे मुंह पर जड़ दिए। 1 घंटे तक मम्मी की डांट सुननी पड़ी। सो अलग सिर्फ पिंकी दीदी ही नहीं, पूरा घर मेरा दुश्मन बन चुका था। उन्होंने सोचा कि इतने थप्पड़ खाने के बाद अब मैं सुधर जाऊंगा, लेकिन मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। तपती हुई धूप में घर से बाहर जाकर सिगरेट फूंकता रहता। एक दिन डैडी ने मुझे रास्ते के किनारे सिगरेट पीते हुए देख लिया। उसी वक्त मुझे गाड़ी में बैठाकर अपने साथ ले गए और घर से थोड़े फासले पर गाड़ी रोककर बोले, लोग सारी ज़िंदगी सिगरेट पीने के बाद भी यह आदत छोड़ देते हैं, फिर
तुम क्यों नहीं छोड़ सकते यह गंदी आदत? तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, बस तुम सिगरेट पीना छोड़ दो। उसी समय सामने वाली सड़क पर चमचमाती हुई मोटर बाइक आकर रुकी। ललचाई नज़रों से बाइक को देखते हुए मैंने डैडी से कहा, मुझे मोटर बाइक दिला दीजिए, मैं सिगरेट पीना छोड़ दूंगा। मुझे पूरा यकीन था कि डैडी इनकार कर देंगे, लेकिन मैं हैरत से चक्कर खा गया जब डैडी ने बड़े ही शांत लहजे में कहा, अगर तुम इसी शर्त पर सिगरेट छोड़ोगे तो मुझे तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है। जिस दिन मोटर बाइक मेरे हाथ आई उस दिन अपने 2 यारों को साथ बैठाकर पूरे शहर में उड़ता फिरा और फिर शर्त मानने हम पांडे जी की दुकान पर पहुंच गए। कोल्ड ड्रिंक के बाद सिगरेट और पान के बाद फिर सिगरेट। बुरा भी लग रहा था कि डैडी को धोखा दे रहा हूँ, लेकिन फिर अपने मन को समझाया कि बस यह आखिरी सिगरेट है, इसके बाद नहीं पीऊँगा। लेकिन फिर हर सिगरेट आखिरी सिगरेट बनती गई और यह सिलसिला चलता रहा। मम्मी और डैडी पिंकी दीदी की शादी को लेकर काफ़ी चिंतित रहा करते थे। मैं भी दुआएं मांगता था कि यह बला जल्दी टले ताकि मुझे भी आज़ादी मिले। चंद महीनों की तलाश के बाद एक मुनासिब रिश्ता आया और पिंकी दीदी का ब्याह तय हो गया। हमारे घर में यह पहली शादी थी, इसीलिए खूब धूम मची हुई थी। ब्याह के लिए जेवरात और कपड़ों की खरीदारी शुरू हो गई। उस गहमा-गहमी और खुशी के माहौल में मेरा जुर्म सब भूल गया। पिंकी दीदी भी मुझसे हंस कर बात करने लगी। छोटे बड़े हर काम के लिए मेरी खुशामद करती। कभी चंदू भाई टेलर तो कभी मांगन भाई सुनार के पास जाना होता और मैं दौड़ कर वे सारे काम कर देता। अब वे अपने आप में इतनी मगन रहती कि मैं अपने कमरे में बैठकर सिगरेट फूंकता तब भी उन्हें पता न चलता। घर के आंगन में बारातियां के लिए शमियाना लगाया गया। रौनक बढ़ाने के लिए रंग बिरंगे फूल और नीले पीले बल्ब भी लगाए गए। जैसे जैसे शादी का दिन नज़दीक आने लगा, रिश्तेदारों और मेहमानों की चहल पहल बढ़ने लगी और कोई सहारनपुर से तो कोई बड़ोदरा से। पिंकी दीदी की सहेलियां ने तो घर पर धावा की बोल दिया था। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की सारी सहेलियां मौजूद थी। दिन भर उनके हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ें घर में गूंजती रहती। मैं शादी की भाग दौड़ में मसरूफ़ रहता, लेकिन इस बीच जब कोई सुंदर चेहरा नज़र आता तब थोड़ी सी थकान दूर हो जाती। जिस कमरे में पिंकी दीदी हल्दी की रस्म के बाद बैठी थी, वहाँ से नाच गाने और ढोलक की आवाज़ें आती और मैं छिपकर झरोखे से उन्हें निहारता रहता। लड़कियाँ झूम झूम कर नाचती और मधुर गीत गाती। उन सब में एक लड़की बहुत सुंदर थी। पता चला कि उसका नाम नेहा है। वह बड़ोदरा से आई है और डैडी के एक दोस्त की बेटी है। उसका कद लंबा था, रंग सांवला, लंबी लंबी पलकें, बहुत ही आकर्षण, चेहरा छुई मुई जैसी, इतनी प्यारी कि छू ले को दिल चाहे। रोज की तरह उस दिन भी जोर जोर से नए फिल्मी गाने बज रहे थे और आंगन में बच्चे नाच रहे थे। बच्चों ने जिद की तो मैं भी उनके साथ नाच में शामिल हो गया। नाचते नाचते मैं खो गया और मन की आंखों से सोचने लगा कि नेहा इन गानों पर नाचती हुई कैसी दिखेगी। अचानक किसी की आवाज़ आई, ओ भाई साहब, यह क्या हो रहा है? मैंने आंखें खोलकर देखा तो चौंक पड़ा। नेहा मेरे सामने खड़ी थी। मैंने सोचा कि मैं सपना देख रहा हूँ और मैंने फिर से आंखें बंद कर ली। इस बार उसने मेरे कंधे पर हल्की सी चपत लगाई और बोली, नींद में हो क्या? मैं तुमसे कह रही हूँ। मैंने बहुत नरमी से पूछा, कुछ काम है? मुझसे वह तुनक कर बोली, एक ऐसी गाने लगा रखे हैं जिनकी एक लाइन भी समझ में नहीं आती। वो लगता है जैसे
दिवाली के पटाखों से डर कर कोई कुत्ता भौंक रहा है। मीठे मीठे पुराने गाने बजाओ, और ये जो नए गाने हैं ना, ये तुम अपनी शादी में बजाना। वह पलट कर जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, एक शर्त पर, जिस दिन मेरा ब्याह तुम्हारे साथ होगा उस दिन तुम्हारी पसंद के गाने बजाएंगे, बल्कि तुम कहो तो मैं तुम्हें पुराने गाने गाकर भी सुनाऊंगा। उसने घूर कर देखा और मेरा हाथ झटक कर वह भाग गई, लेकिन फिर दरवाजे के पास जाकर मुड़ी और मुस्कुरा कर मुझे देखने लगी। मेरा दिल इतने ज़ोर से धड़का जैसे अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। यह दिल कमबख्त है ही, ऐसी चीज़ जरा भी खुशी मिली नहीं कि धड़कने लगता है। वह भी ज़ोर से। जब पुराने गीत बजने लगे तब मैं उसे झरोखों से छिप छिप कर देखता रहा। वह बराबर अनखियों से मुझे देखती और लहरा कर नाचती रही। उसने महफिल में ऐसा रंग जमाया कि मम्मी ने कहा, तेरा ब्याह जल्द हो जाए और ऐसा पति मिले जो तुझे हमेशा खुश रखे। वह मेरी ओर देखकर धीरे से मुस्कुराई और उस रात में उसी के सामने देखता रहा। अपने में वह मेरी दुल्हन थी और मैं उसका दूल्हा। अगले दिन बड़ा चहल पहल थी। पिंकी दीदी का ब्याह होना था। घर के पिछवाड़े हलवाई खाना बना रहे थे। डैडी ने मेरी ड्यूटी वहाँ लगा दी थी। नेहा अचानक वहाँ आ धमकी और मुझे देखकर बोली, पिंकी दीदी का आदेश लाई हूँ तुम्हारे लिए। उन्होंने कहा है नमक मिर्च का ख्याल रखना, अगर जरा भी ऊंच नीच हो गई ना तो तुम्हारी खैर नहीं। नेहा की आवाज़ में ऐसी खनक थी कि वह गाली भी दे तो मीठी लगे। मैंने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें खाना पकाना आता है या नहीं? उसकी भवें तन गई। क्यों पूछ रहे हो? मैं शरारत से बोला, बड़ी ख़ास वजह है इसीलिए पूछ रहा हूँ। वैसे तुम्हें यह भी बता दूँ कि अगर तुम्हें खाना पकाना नहीं आता हो तब भी चिंता की कोई बात नहीं है। जब हमारा ब्याह हो जाएगा तब इन बेचारे हलवाइयों को अपने घर में नौकरी दे देंगे तो इनकी रोजी रोटी का बंदोबस्त भी हो जाएगा। वह ज़ोर से हंसी। तुमसे ब्याह करने मेरी जूती बैंड बाजे के साथ बारात आई तो घर कोई दूल्हे को देखने बरमादे में आ गया। धक्का मुक्की और अपड़ा धपड़ी में पता ही नहीं चला कि नेहा चुपके से आकर कब मेरे पास खड़ी हो गई। नरम नरम गुंदाज जिसमें मेरी बाह में टकराया तो मैंने चौंक कर उसे देखा, लेकिन वह ऐसी अनजान बन गई जैसे उसने मुझे देखा ही न हो। मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में पकड़ लिया। पहले तो उसने अपने दोनों हाथ अपने दुपट्टे में छिपा लिए, फिर मेरे बाजू पर ऐसी खतरनाक चुटकी काटी कि मेरे मुंह से आह निकल गई। समय अपनी गति से चलता रहा। शमियानों में पंडित जी के मंत्र गूंजने लगे। ब्याह के फेरों का समय हो चला था। अपनी सहेलियों से घिरी पिंकी दीदी धीरे धीरे शमियाने की ओर बढ़ने लगी। जरीदार साड़ी और गहनों में लिपटी हुई कितनी सुंदर लग रही थी मेरी दीदी। मैं उन्हें एकटक देखता रहा और यह सोचकर कि अब वे इस घर में चली जाएगी, मेरी दीदी आंखें डबडबा गई। उन्होंने मुझे मम्मी डैडी से बहुत डांट खिलवाई थी, पिटवाया भी था, मुझे ताने भी दिलाए थी, लेकिन हो तो आखिर मेरी बहन। अचानक डैडी की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, यह क्या हुलिया बना रखा है तुमने? अभी तक तैयार नहीं हुआ? जाओ कपड़े बदल कर आओ। मैं सरपट अपने कमरे की तरफ भागा। कमरे में दाखिल होते ही मैं ठिकठिका गया। नेहा अलमारी के आईने के सामने खड़ी होकर जेवर पहन रही थी। मुझे देखकर वह जरा भी नहीं चौंकी, बल्कि डांट कर बोली, यह क्या मुंह उठाए चले आ रहे हो? इतनी भी तमीज़ नहीं कि दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आओ। उसे वहाँ देखकर मेरे होश हवास तो जैसे गुम हो गए थे। वह भला ही हसीन लग रही थी, जैसे आसमान से उतरकर कोई अप्सरा धरती पर आ गई हो। मैं बेशर्मी से उसे घूरता रहा और मैंने पहली बार देखा कि वह भी कुछ सक्का पक्का सी गई है। मैं धीरे धीरे उसके नज़दीक गया। मैं और घुटी हुई आवाज़ों में बोला, तुम कितनी सुंदर हो
मैंने आज तक इतनी सुंदरता कहीं नहीं देखी। अपनी तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वह अपनी जगह से नहीं हिली, बस मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे देखती रही। बेखुदी की आलम में मैं उसकी ओर खिंचता चला गया, इतने पास कि उसकी गर्म सांसें अपने गालों पर महसूस करने लगा। उसके होठ धीरे से खुले और उसने अपनी आंखें मूंद ली। मेरे शरीर में कपी कपी सी होने लगी। ऐसी कैफियत मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखे और मैं उसके होठों को चूमने की ही वाला था कि वह अचानक पीछे हटी। तुम सिगरेट पीते हो? पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि वह बोल क्या रही है। मैं हक्का बक्का सा उसे देखता रहा और वह गुस्से से बोली, दूर हटो, मुझसे नफरत है। मुझे सिगरेट पीने वालों से कितनी गंदी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से। मैं इस अचानक हमले से संभल भी नहीं पाया था कि वह कमरे से बाहर चली गई और मैं सिर झुकाए शर्मिंदा सा वहीं खड़ा रह गया। अगले दिन वह बड़ौदा वापस चली गई। वह दिन और आज का दिन मैंने सिगरेट कभी नहीं पी। आज भी जब कोई मेरे सामने सिगरेट सुलगाता है तो मेरा मन करता है कि उसके हाथ से सिगरेट छीनकर 2 कस लगा लूं, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं, क्योंकि उस हादसे के बाद जब मैं नेहा से मिलने बड़ौदा पहुंचा तो नेहा इसी शर्त पर मुझसे शादी करने के लिए राजी हुई कि मैं सिगरेट कभी नहीं पीऊँगा। अब आप ही बताइए, जिस लड़की को पाने की खातिर मैंने अपना दिल और जान कुर्बान कर दिया था, उसकी खातिर क्या मैं सिगरेट की कुर्बानी नहीं दे सकता? तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। बाय बाय, अगले कहानी में मिलते हैं।